हिंदी हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हिंदी हमारा यूपी आपका पीसीएस हो गया, यूपी एसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर यानी जो दरोगा की वैकेंसी आती है, यूपी कांस्टेबल हो गई, या यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। सभी वैकेंसी में क्या है, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, इसलिए हम आज हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी में आज पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला को समझेंगे, लेकिन उसके पहले हिंदी क्या है, एक भाषा है। हिंदी क्या है, एक भाषा है। तो हिंदी एक भाषा है, और हिंदी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति हुई है किससे, संस्कृत भाषा से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा। ओके, तो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है। और हिंदी जो भाषा हमारा होता है, अगर भाषा की बात करेंगे, भाषा को संस्कृत में बोलते हैं भाष। संस्कृत में क्या बोलते हैं, भाष। और इसका अर्थ क्या होता है, बोलना। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना। ठीक है, तो भाषा जो भी शब्द है ये भी किससे बना है, संस्कृत से। संस्कृत शब्द कौन सा है, भाष। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। यानी जो हम बातें करते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातें आपसे कहते हैं और आप हमसे कोई बात कहते हैं, हम बातों को समझते हैं, इसी क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, है ना। जैसे कोई अंग्रेज या इंग्लिश मैन कोई है, आपसे कुछ बोल रहा है, ठीक है, और आप समझ रहे हैं, तो बोलेगा क्या आप मेरी भाषा समझ रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब जब हम क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरे को कहते हैं, दूसरा कोई अपनी बातों को हमको कहता है, चाहे संकेत के माध्यम से और चाहे कुछ लिख कर या बोल कर, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। स्पष्ट है। अब भाषा हमको क्लियर हो गया। अब भाषा को हम समझना चाहें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछता है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, जैसे मैंने वर्णमाला पढ़ा और बहुत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उसको मैंने सॉल्व किया, तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन कैसे पूछता है ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले अगर हम समझ लेंगे, लिखने का प्रयास करके लिखने का समय दिया जाएगा पूरा। ठीक है, अगर हम समझेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो जैसे हम बोल रहे हैं इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण या ध्वनि होती है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है या आपको बताएंगे ध्वनि होती है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन मिल गया, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, सबसे छोटी लिखित इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। और अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है। तो जैसे हम बोल रहे हैं क्या है, ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है या ध्वनि है, दोनों है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो क्या बताएंगे, ध्वनि। स्पष्ट है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी, बताइए। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी। सार्थक इकाई की बात करें, शब्द होगा। सार्थक मतलब जिसका कुछ भाव स्पष्ट हो। सार्थक का मतलब जिसका कोई भाव स्पष्ट। जैसे हमारा वर्ण क्या है, का, खा, गा, घा, ये सब क्या है, एक एक वर्ण है। क्या है, एक वर्ण है। एक वर्ण हो गया का, खा, गा, घा, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछा जाए इसमें भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ठीक है, तो का से कोई मतलब नहीं हो रहा है, खा से कोई मतलब नहीं हो रहा है, र से कोई मतलब नहीं हो रहा, म से कोई मतलब। लेकिन अगर मैं बोल दूं
राम, मैं बोल दूं राम, तो राम एक शब्द हो गया। मैं बोल दूं रोहित, रोहित क्या हो गया, एक शब्द हो गया, है ना। इस प्रकार से अगर वर्णों के समूह, जो वर्णों का सार्थक समूह होगा, उसी वही क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होगी। अब इतना याद रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। देखो यहाँ पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक साथ मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, वर्ण या ध्वनि, दोनों में से एक रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तब आपका क्वेश्चन ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मैंने कहीं देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है, तो ऐसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। स्पष्ट है। ऐसे ही अगर बोला जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, राम, मोहन, स्कूल, बाजार, एक शब्द है ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट इसमें समझेंगे। एक केवल आपसे पूछेगा भाषा की सार्थक इकाई क्या है। अब इसमें ना तो छोटी दी है ना बड़ी दिया है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी, वाक्य। क्या होगा, वाक्य, ठीक है। वाक्य क्या होता है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम, ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं राम बाजार जाता है, तो व्यवस्थित कर समूह है ना। इसका मतलब राम बाजार जा रहा है, कुछ भाव स्पष्ट हो रहा है, कोई व्यक्ति राम है जो बाजार जा रहा है ना। ऐसे जो शब्द होता है, अब हम क्या, इतनी बातें स्पष्ट है नहीं, जो बताया गया तो क्लियर है। अब हम क्या समझेंगे, वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है और वर्ण क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक चलिए क्लियर है, इसको राइट कर लीजिए पहले। इतनी बात सभी को स्पष्ट है। अब इसके बाद हम समझेंगे क्या, हम समझेंगे वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है और वर्ण क्या होता है। वर्ण समझने के बाद हम समझेंगे वर्णमाला क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है। ओके, चलिए, वर्णमाला से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, ठीक है, तो इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया क्या सीखेंगे, वाक्य क्या होता है। तो वाक्य के विषय में कोई कुछ बताएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जैसे आपने बताया वाक्य क्या है, शब्दों का सार्थक समूह, आप लिखेंगे शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई भाव स्पष्ट हो ना। तो सार्थक समूह का मतलब यही होता है जिसका भाव स्पष्ट हो, है ना। तो हम समझ गए, अगर क्वेश्चन में दिया जाए वाक्य क्या है, अलग अलग चीजें दिया रहेगा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, शब्दों का व्यवस्थित क्रम, या शब्दों का सार्थक क्रम, या शब्दों का सार्थक समूह, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ABCD करके 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए वाक्य कहते हैं शब्दों का सार्थक समूह, ठीक है, जिससे कोई भाव स्पष्ट हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, वाक्य क्या है, जैसे राम बाजार जाता है, तो इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 शब्द हैं। अब 4 शब्दों से हमारा क्या बन गया, एक वाक्य बना, और यह इस वाक्य का क्या हो रहा है, भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये वाक्य है, ठीक है। अगर इसका भाव स्पष्ट ना हो, कोई भी ऐसा शब्द लिख दिया जाए, अब व्यवस्थित क्रम ऐसे हो जाएगा, जैसे जाता बाजार, जाता बाजार है, क्या मतलब हो रहा है, जाता बाजार है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कहानी आ रही है, जाता बाजार है, क्या जाता है, कौन जाता है, कुछ स्पष्ट हो रहा है नहीं। तो हमारा कम से कम सब्जेक्ट होना चाहिए एक, और वर्ब होना चाहिए, मतलब राम जो काम कर रहा है वो होना चाहिए, और क्या काम कर रहा है वो होना चाहिए, तो भाव स्पष्ट होना। चलिए, राम बाजार जाता है क्या, एक वाक्य। अब इसमें कितने शब्द हैं मैंने बताया, 1 2 3 4 शब्द हैं। तो शब्दों को भी हम समझेंगे, शब्द कितना है, शब्द कितने हैं, 4, लेकिन वाक्य कितने हैं, 1 है। ओके,
अब शब्द क्या है, शब्द को समझेंगे। शब्द के विषय में कौन बताएगा, बताइए। दो अक्षरों का समूह शब्द है, और कोई? इससे बेटर होगा, इससे बेटर हो सकता है। अक्षरों का, दो अक्षरों का समूह से कोई देखो, हाँ ठीक है। अक्षर क्या होता है, जैसे आपका मैं लिख दिया तो इनका क्या एक अक्षर है ना, खा एक अक्षर है। लेकिन वर्ड की बात करेंगे तो खा, आधा खा और आस, आधा आस, सॉरी आ से मिलकर बना है। आधा खा और आ से मिलकर खा बन जाएगा। ओके, ये आधा खा है और इसमें आ है, खा। ओके, तो ये हमारा एक अक्षर है, लेकिन वर्ड क्या है, इसमें दो बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे राम अगर मैं लिखूं राम, इसमें वर्ड पूछा जाए कितने वर्ड है, हाँ, तो अक्षर तो दो ही हैं, अक्षर दो हैं, लेकिन वर्ड कितने हैं, चार। कैसे, एक तो आपका रा होगा, ठीक है, और इसमें बड़ा आ है, रा, प्लस माँ है, वो भी आधा माँ, और छोटा आ है, बोलते हैं छोटा आ, ठीक है। जैसे माँ, माँ खा लिया, वो छोटा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, राम। कितने वर्ड हो गए, चार। स्पष्ट है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ राम बाजार जाता है, चार शब्द हैं, शब्द की बात करेंगे। वर्णों का जो आपका आ की मात्रा है, जो मात्रा वो भी वर्ड के अंतर्गत आता है। ओके, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहेंगे, शब्द। जैसे जैसे अगर हम समझना चाहें कमल, ठीक है। अभी ये इससे कुछ भाव स्पष्ट हो रहा है। कमल मतलब एक कमल का फूल होता है ना। अगर मैं लिख दूं लमक, इसको उल्टा कर दिया लमक, क्या लमक नाम का कोई शब्द आपने पढ़ा है ना, मैंने भी नहीं पढ़ा। लमक नाम का कोई शब्द नहीं होता, कोई भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये कोई शब्द नहीं है, आप वर्ड जोड़ दिए तो कोई शब्द नहीं हो। वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए जिसका कोई भाव स्पष्ट हो, जिसका कोई भाव स्पष्ट हो, तो आपका क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है, शब्द क्लियर है, किसे कहते हैं, शब्द क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई भाव स्पष्ट हो। क्लियर है ना, बोलो हाँ। इसको भी राइट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद बताएं, थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट कर, ठीक है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला के वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं ना। वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई भाव स्पष्ट हो, ठीक है, शब्द आपका हो जाएगा। वीडियो खराब हो गई क्या, वर्णों का सार्थक समूह होगा। शब्द की परिभाषा क्या होगी, उसको इंप्रूवमेंट कर लो। वर्णों का, मैंने बताया था इसके पहले अभी आपको, वर्णों का सार्थक समूह, तब उसका भाव स्पष्ट होगा ना। तो वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, लिखेंगे क्या, वर्णों का सार्थक समूह। क्या लिखेंगे, वर्णों का सार्थक समूह। अब वर्णों का सार्थक समूह है तो इसका कोई भाव स्पष्ट होगा, इसलिए कोई वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड मिलकर क्या बनाएंगे, शब्द। जैसे आपने अभी समझा क्या, कमल, कमल क्या है, शब्द है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ इसी का उल्टा लमक, तो लमक कोई शब्द नहीं है। तो वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, ठीक है। अगर वैसे बोलेंगे क्या, अभी मैंने क्या बताया, वर्णों का व्यवस्थित क्रम जिसका कोई भाव स्पष्ट हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो भी परिभाषा हमारी कंप्लीट सही है, लेकिन भाव स्पष्ट हो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया भाई सार्थक का मतलब क्या हो जाता है, जिसका भाव स्पष्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इतना लिखेंगे तब भी चल जाएगा, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैंने लिखा है वर्णों का व्यवस्थित क्रम, तो थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा आपको, जिसका भाव स्पष्ट हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। शब्द क्लियर है ना। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ वर्णमाला क्या होता है, इसको इंप्रूवमेंट कर लीजिए सभी लोग। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्द। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्द, ठीक है ना। इसको रेज कर दिया जाए, बस वही सार्थक कर लो जहाँ पर व्यवस्थित लिखेंगे, रेज कर दिया जाए ना। इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लो, क्या नाम है, वर्णों का सार्थक समूह होगा। अभी इसके पहले आपने लिखा है वर्णों का व्यवस्थित क्रम, यहाँ पर सार्थक समूह लिखेंगे, क्योंकि सार्थक समूह का भाव स्पष्ट होता है
जब भाव स्पष्ट होगा तभी हमारा शब्द होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे क्या? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? यहाँ लिखते हैं हेडिंग वर्णमाला। अगर वर्णमाला की बात करेंगे तो वर्णमाला की परिभाषा आपकी होती है क्या? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, वर्णों, या ऊपर ही लिख देते हैं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा भी मैं देख रहा था, यूपीपी में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो उसमें ABCD करके 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक शब्द ये दिया गया था, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा? वर्णमाला। ओके, ठीक है ना। अब वर्णमाला पढ़ेंगे अगर, तो वर्णमाला आप स्टार्टिंग ए से प्रारंभ करेंगे हमेशा बेसिक तरीके से, और कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। वर्णमाला बताइए कितने होते हैं? 36, 45, 52 ऐसे कुछ है ना। हम समझ लेते हैं, लिख कर समझ लेते हैं, हमेशा याद हो जाएगा। देखो, लेखन के आधार पर अलग वर्णमाला है, और लेखन के आधार पर वर्णमालाओं की संख्या है 52, और उच्चारण के आधार पर वर्णमाला की संख्या है 45। ओके, समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम लिख लेते हैं। जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, ए ओ औ अन आ। किसी कोई समस्या है? यहाँ तक किसी कोई समस्या है? अब इसके बाद इसको अगर हम काउंट करें यहाँ से यहाँ तक, स्वर कितने हैं? स्वर मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ आ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ तक? औ तक। औ तक, औ तक क्या हमारा स्वर है। ये जो दोनों हैं इसको बोलते हैं आयोग वाव। क्या बोलते हैं? आयोग वाव। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन आयोग वाह है? ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी री, ऑप्शन सी अन, ऑप्शन डी का। कौन सा आयोग हुआ है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? आयोग हुआ। आयोग हुआ कितने हैं? 2। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आयोग हुआ कितने हैं? 2 हैं। एक को बोलते हैं विसर्ग, एक को क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग प्रयोग कहाँ होता है? आ। जैसे दुख है, क्या कहते हैं? दुख, दुख। ओके, ऐसे लिखते हैं ना, दुख। ओके, अंतर, अतर, क्या बोलते हैं? अतर। विसर्ग का प्रयोग करते हैं ना, अतर। ओके, तो ये हमारा विसर्ग है। ठीक है, इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अंग की बिंदी को क्या बोलते हैं? अनुसार बोलते हैं। तो जो आह की बिंदी इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। स्पष्ट है? तो इस प्रकार से अगर हम स्वर की बात करेंगे तो स्वर हमारा आ से लेकर औ तक होता है। तो कुल कितने स्वर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 11 13 15। ठीक है, अगर इसको लेकर आप जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे कितना होगा? 11। तो ये हमारा 11 आपका राइट आंसर होगा। स्पष्ट है? अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, कितना बताएंगे? 11। स्पष्ट है? चलिए, अब इसके बाद और इसको कंप्लीट कर, अभी वर्णमाला हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे क्या? का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा भी यहाँ पर बिंदी होती है साइड में। ओके, उसके बाद क्या? चा, छा, जा, झा, इया। कोई समस्या है? ये आप सभी को याद है? लिख सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। टा, नहीं कुछ लोग इसको भी भूल जाते हैं। टा, डा, ढा, अड़, ता, था, दा,
धा ना, पा फा बा भा मा। ओके, या रा ला वा, वाह के बाद क्या होगा? सा कौन सा? सलजा बोला, राइट राइट। सा, ये क्या है? खा है सा है? खा है सा पढ़ते था, ये सा है ना। हम लोग खा से खटकोड़ पढ़ते हैं, लेकिन खटकोड़ने से सटफोड़ होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप पढ़ेंगे षड्यंत्र, तो षड्यंत्र में ये सा होता है, ठीक है। सा 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 जी, इसका उच्चारण होगा सा श और सा। हाँ, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है? दिख रहा है, देखो नीचे, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलिए इसके आगे लिख देते हैं छत्र ज्ञान। एक वर्ड और होता है, अगर आप बताओ। हाँ, स्त्रा, एक वर्ड आपका होता है स्त्रा। यहाँ तक स्पष्ट है? बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। ये छत्र हैं, छा से छत्री पढ़ते नहीं है, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, स्त्रा से श्रमिक होता है, श्रमिक। ओके, अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? का वर्ग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? का वर्ग। अब इसके विषय में और डीपली में जानेंगे, कंठ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वर्ड हमारा पढ़ रहे हैं, ऊपर से हम बेसिक जानकारी स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? खा वर्ग, सॉरी चा वर्ग है। ये क्या है? टा वर्ग है। ये क्या है हमारा? टा वर्ग, ठीक है। ये क्या है? पा वर्ग, ठीक है। ये सभी व्यंजन को बोलते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन। इन सभी व्यंजन क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो देखो, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। किसी को कोई समस्या है? आप लोग में से कोई बताएगा? स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपसे पूछेगा तो कितना बताएंगे? 25, 30, 22, 28? हाँ हाँ बिल्कुल, 25 है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। का खा गा गा अंगा 5 ही हो गया। इस प्रकार से 5 ये 10, 5 15, 5 20 और 5 25। यहाँ तक आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन इसको बोलते हैं। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं? साथ में मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बोलता है, आपको चीजें क्लियर रहेगी। स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको ऑप्शन देता हूं, चा, ना, धा और या। इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? अब आपको पता होगा तो आप तुरंत लगा देंगे, हमारा क्या है? या स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन का वर्ग होता है ना। का वर्ग में का खा गा घा अंगा, चा वर्ग होता है चा छा जा जा या, और टा वर्ग होता है डा ठा डा डा अड़ा, और ता वर्ग भी होता है ता था दा दा ना। धा भी क्या है? आपका स्पर्श व्यंजन है। पा पा बा बा मा, ये भी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। लेकिन आपका या क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। या रा ला वा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, ओके। और ये हमारा सा 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 आ कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन हो गया कौन सा अंतस्थ व्यंजन होगा? आपको पता होना चाहिए कि का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक आपका स्पर्श व्यंजन होता है,
उसके बाद या जैसे शुरू होता है या रा ला वा, ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। तो या आपका उसमें नहीं, ऑप्शन में रा भी नहीं है, ला नहीं, लेकिन वह आपका क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। चा वर्ग स्पर्श व्यंजन व्यंजन होता है, ये भी स्पर्श व्यंजन होता है। और छत्र को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। यहाँ तक स्पष्ट है? ये हमारा जो हमने लिखा है इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, संयुक्त व्यंजन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। संयुक्त व्यंजन इसे क्यों कहते हैं? संयुक्त व्यंजन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वर्णों से मिलकर बना है। कितने वर्णों से? 2 वर्णों से मिलकर बना है। अगर छत की बात करेंगे और आधा कार, ठीक है, और है सार, ठीक है। अगर इसको आप पढ़ेंगे ये रहता है KSH, इंग्लिश में कहता है KSH, है ना। के से का हो गया और इसका क्या हो गया? SH। ये हो गया छत। त्रा को बोलते हैं, इसको त्रा बोलते हैं ना। तो ये होगा आधा ता प्लस रा, त्राउल। ज्ञा है आपका, ठीक है। ज्ञा को बोलते हैं आधा जा प्लस इया, ज्ञा बनता है। ओके। त्रा TR होता है, ज्ञा GY होता है, ठीक है। और सा क्या होता है आपका? ये सा आधा होता है, संजय वाला सा आधा रहता है, प्लस रा रहता है पूरा, सा बोलते हैं। ओके। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है छत्र किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? का, सा, का, ऐसे दे देगा। का ये वाला सा दे देगा, सा, ठीक है। इस प्रकार से का ये वाला सा दे देगा और बोल देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपका षटकोर जो बोलते हैं, ठीक है, या जिसको अंखा बोलते हैं या षड्यंत्र बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो सा हमारा किस में प्रयोग होगा? छत्र में। स्पष्ट है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ जो अभी आपने पढ़ा कंप्लीट। मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ओके। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा आ से लेकर आ तक, तो यहाँ 2 विसर्ग मिल गए, सॉरी 1 विसर्ग मिल गया, 1 अनुस्वार मिल गया। अंग को अनुसार बोलते हैं, आ को विसर्ग बोलते हैं। इस दोनों को मर्ज करके बोलते हैं आयोग वाव। ओके। तो अन और आ क्या है? आयोग वाव। स्पष्ट है? इसके बाद अगर हम ज्ञात करें कुल स्वरों की संख्या, तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ तक 13 होगा, लेकिन दोनों को छोड़ देंगे, कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा कुल स्वरों की संख्या। अब देखो यहाँ से का से मैंने ज्ञात तक लिख दिया, व्यंजन, इसको व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें देखा मैंने का वर्ग है, खा चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, बा वर्ग है। ओके। ये 5 जो वर्ग है इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर मैं पूछूं कितनी है, क्या बताएंगे? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अभी को स्पष्ट है? इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन मैंने बोला कौन कौन सा होगा? ए रा ला वा। अब इसमें क्वेश्चन बोलेगा इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो या होगा या तो या रहेगा, या वा, या रा, या ला। ओके। या रा ला वा क्या होगा आपका? अंतस्थ व्यंजन। स्पष्ट है ना? इसके बाद अगर उस व्यंजन पूछे, इस प्रकार से क्वेश्चन बोल देगा इनमें से कौन उसमें व्यंजन नहीं है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? सा, सा, हाँ। इनमें से कौन सा उस व्यंजन नहीं होगा? बताइए इनमें से कौन सा उस व्यंजन नहीं है? कौन सा होगा? तो वाह, वाह आपका क्या हो जाएगा? उस व्यंजन नहीं। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। वाह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। स्पष्ट है? क्या हुआ? नहीं, ये भी व्यंजन है जी। अभी बताया जा रहा है व्यंजनों की संख्या कैसे कितनी है और किस आधार पर कितनी है, उसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, जो चीज़ें बताई जा रही है उसको स्पष्ट करेंगे। जो जितना भी कुछ बताया गया सब क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए इसको राइट कर, बताइए यहाँ तक स्पष्ट आप लोग ना? एक यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है आपका, एक होता है द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है? द्विगुण व्यंजन। ऊपर बता दिया जाए, इसको रेट करके यहाँ बताते हैं। एक हमारा रह गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, द्विगुण व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। एक है हमारा जिससे सड़क पढ़ते हैं तो जो ड़ आता है इसको बोलते हैं, एक ये हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा ना, ठीक है? जैसे प्रतापगढ़, ठीक है? तो ये हमारा द्विगुण व्यंजन है, ठीक है? इसे एक नाम और देते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है? तो द्विगुण व्यंजन भी याद रखेंगे, ये भी व्यंजनों में आता है, ठीक है? और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कौन द्विगुण व्यंजन है? इनमें से कौन द्विगुण व्यंजन है? तो क्वेश्चन आपसे रहेगा पूछा, इनमें से कौन द्विगुण व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है, इनमें से कौन द्विगुण व्यंजन है? आपको ऑप्शन रहेगा ए च, ऑप्शन बी छत्र, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी ब्रद। ए होगा, बी होगा, सी या डी? डी, ठीक है ना? डी हमारा क्या होगा? द्विगुण